ठीक है, देखो ये 3 पॉइंट मैं ऑलरेडी समझा चुका, 4th पॉइंट दोबारा आते हैं। एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट बच्चे क्या हो गया, ड्यू बट नॉट येट रिसीव, वो इनकम जो ड्यू हो चुकी बट मुझे रिसीव नहीं हुई। एक्रूड रेंट, एक्रूड कमीशन, कोई भी चीज हो सकती है, ये इनकम को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे पहले तो पता होना चाहिए एक्रूड होता क्या है। एक्रूड होती है बच्चे हमारी एसेट्स। तो एसेट्स के अंदर एक में कॉलम ओपन करते हैं ना हम इसका, एक्रूड का, उसमें प्लस हो जाएगा। और क्योंकि ये मेरी इनकम है तो कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, प्लस। एक्रूड में प्लस और कैपिटल में प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट रिसीव इन एडवांस। देखो सारे एक्सपेंसेस इनकम जो है एक ही साथ मैंने ले लिए सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस का क्या मतलब हो गया बच्चे, ये क्या हो गई मेरी, ठीक है जी। तो रेंट रिसीव इन एडवांस, कोई भी चीज जो मुझे एडवांस में मिलेगी वो हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी में प्लस करेंगे और कैश में भी क्या कर देंगे, प्लस। नेक्स्ट 6 पॉइंट आते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने बार बार समझाया था आपको। ऐसे दो सिमिलर पॉइंट होते हैं ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये रहा देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स की स्पेलिंग है गलत लिखी है, मैं इसको ठीक कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दो ऐसे पॉइंट है जो मैंने बार बार आपको समझाए थे। इसको कैपिटल में ही प्लस करते हैं, कैपिटल में ही माइनस। मैं आपको साथ साथ बाकी चैप्टर्स भी अगर रिवाइज कराता चलूं तो कोई बच्चा मुझे बताएगा ये क्यों कैपिटल में प्लस माइनस करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, कोई बताएगा, एग्जाम में पूछा जाता है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ही प्लस होता है, कैपिटल में ही माइनस, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, किसी को भी नहीं आता। बिजनेस एंटिटी बच्चे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, 3rd चैप्टर, कि बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, याद आया, इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस। नेक्स्ट पॉइंट, राम अ डेटर हु ओज ₹1000 नाउ डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। तो पहले आपको इंसॉल्वेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। बताओ बच्चों, कोई भी हैंड रेज कर दो जिसको आता है जल्दी से, इंसॉल्वेंट क्या होता है। देखो अगर आपको टर्म्स ही नहीं आती होंगी ना तो कोई भी चैप्टर नहीं सॉल्व कर पाओगे। इंसॉल्वेंट हमने पढ़ा था, जल्दी बताओ क्या होता है। सर जो कर्जी पैसे नहीं दे सकता, अब जिसके पास पैसा नहीं है। हाँ जी, वो पर्सन जो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर पाने में कैपेबल नहीं है। ठीक है, वो पर्सन जो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर पाने में कैपेबल नहीं है। अब मुझे इससे पैसे लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया कंगाल हो गया, वो पेमेंट नहीं दे रहा। तो इस पॉइंट का मतलब हो गया जी, इनडायरेक्टली मुझे बताया जा रहा है ये जो पैसा है मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, बैड डेट में कन्वर्ट हो गया जी, मुझे पैसा मिल नहीं रहा। हाँ, ठीक है जी, ये मेरा हो गया बैड डेट। तो बैड डेट का अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करेंगे, आन्या को आता है, आन्या ट्राई करेगी बैड डेट का। सर डेटर में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। वेरी गुड बच्चे, इसको ना बहुत सारे बच्चे कैश में से माइनस कर देते हैं, बच्चे कैश में से नहीं होता। बैड डेट डेटर को भी डिक्रीज करता है बिकॉज मुझे पैसा तो डेटर से ही लेना था, और कैपिटल को भी सब्ट्रैक्ट कर देता है क्योंकि लॉस हो गया। ठीक है, 9th पॉइंट के ऊपर आते हैं। 9th पॉइंट में यही बात लिखी गई है, बैड डेट। 8th और 9th सेम ही आंसर है, बट दोनों का क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया। यहाँ पे उसने लैंग्वेज चेंज कर दी कि जी इंसॉल्वेंट हो गया, यहाँ पे बता रहा है बैड डेप्ट हो गया। तो बैड डेप्ट भी वही होता है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको डेटर में माइनस एंड कैपिटल में माइनस। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 10, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव बच्चे, डिविडेंड मिलता है, मैंने आपको समझाया था, जो शेयर्स के ऊपर, जब हम शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को मिलता है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड मेरी हो गया इनकम।
तो इसको आप क्या करते हैं, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। डिविडेंड रिसीव कैश और कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव भी अगेन इनकम है। कोई भी इनकम होगी तो कैश में प्लस होगी और कैपिटल में प्लस होगी। कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, सभी का ट्रीटमेंट सेम रहने वाला है। पॉइंट नंबर 12, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। मैंने शेयर्स में से पैसा, शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया। बच्चे पैसा आपने इन्वेस्ट किया तो ये आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि क्या हो गया, एसेट्स। तो उसके अंदर तो प्लस हो जाएगा और कैश में क्या हो जाएगा, माइनस, बिकॉज पैसा चला गया। ठीक है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। मैंने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले। बच्चे ये क्या हो गया, ड्राइंग्स। अब मैंने ड्राइंग्स में कैश नहीं निकाला, ड्राइंग्स में क्या विड्रू किए, गुड्स। तो एक तो मेरा गुड्स डिक्रीज हो जाएंगे और ड्राइंग्स करने से कैपिटल रिड्यूस होती है। ठीक है, तो गुड्स यानी कि एसेट्स में से माइनस और कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 500, सेल्स प्राइस 700 गिवन एज चैरिटी। देखो जी, गुड जिसकी कॉस्ट 500 थी, सेल्स प्राइस 700 है, मैंने चैरिटी में दिया। अब चैरिटी जो है बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसिव होता है, ये हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है, रिलीजियस कुछ सेटिस्फेक्शन देता है, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चैरिटी खर्च ही है। तो एक्सपेंस होने से मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस। ठीक है। अब गुड्स में कौन सा अमाउंट लूंगा, 500 या 700? तो आई विल टेक 500 बिकॉज मैंने अपनी दुकान से, अपने बिजनेस से सामान उठा के चैरिटी में दिया, तो मुझे तो 500 का ही पड़ेगा ना, मेरे लिए तो 700 का नहीं है। ठीक है, तो क्या करूंगा, इसको मैं गुड्स में से क्या कर देंगे, माइनस, और कैपिटल में से भी क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है? किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो आप हैंड रेज करके पूछ लेना। नेक्स्ट पॉइंट, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से लोन लिया। गुरबानी आप ये ट्राई करो बच्चे, 15 पॉइंट, गुरबानी 15 पॉइंट ट्राई करो बच्चे। कैश में इंक्रीज होगा, कैश में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। नहीं बच्चे, कैपिटल में नहीं। क्यों कैपिटल में, लायबिलिटी में प्लस। सर लायबिलिटी माइनस। सबको एक साथ नहीं बोलना, सबको एक साथ नहीं बोलना, जिससे पूछा जाए या हैंड रेज करो। मैंने बैंक से लोन लिया। बच्चे लोन लिया तो एक तो मेरी क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी में प्लस होगा, और दूसरा कैश या फिर बैंक, आप दोनों में से किसी में भी क्या कर सकते हैं, प्लस। अगर मेरे पास कैश का बैलेंस चल रहा है तो कैश में, बैंक चल रहा है तो बैंक में प्लस कर सकते हैं। लोन लिया तो बच्चे बैंक ने मुझे पैसे दिए ना, तो मेरा कैश इंक्रीज हुआ और दूसरी साथ साथ क्या इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 पॉइंट ध्यान से समझेंगे। पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन 10,000 इंक्लूडिंग 2,000 एज इंटरेस्ट। मैंने लोन की इंस्टॉलमेंट चुकाई 10,000 और उसमें 2,000 रुपए क्या है, इंटरेस्ट। ध्यान से समझेंगे। पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाता हूँ इसी से रिगार्डिंग। सपोज ध्यान से देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में था ना, मैंने बैंक से लोन लिया। अब मैं बैंक को ये पैसा धीरे धीरे चुकाऊंगा। कौन कौन है क्लास में, अगर अभी देखें हम, ये मैंने क्या बताया, लोन लिया मैंने 1 लाख का, 10,000 हमने इंटरेस्ट, बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो टोटल हो गया जी 1,10,000। क्या 1,10,000 हमें एक साथ पे करना है, नहीं, बैंक इसकी क्या बना देगा, ईएमआई।
ये पैसा हम इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं। 11,000 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं 10। तो हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर दो कंपोनेंट हो गए बच्चे, एक हो गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और एक हो गया मेरा इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल में आया 10,000 का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में आ गया 1,000 का। तो अब ये जो प्रिंसिपल पोर्शन है ना, जब मैं चुकाता हूँ तो मेरी क्या डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी। और जब मैं इंटरेस्ट देता हूँ तो इंटरेस्ट देने से तो मुझे कुछ फायदा हो नहीं रहा, तो ये मेरा क्या होता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस होने से कैपिटल डिक्रीज होती है। समझ में आ रही है बात? ये पैसा जाता है इसके लिए और ये पैसा जाता है इसके लिए। क्लियर हुआ? अब दोबारा से पढ़ते हैं जरा हम पॉइंट नंबर 16, ध्यान से देखो। मैंने इंस्टॉलमेंट दी जी लोन की इंस्टॉलमेंट दी 10,000। इस इंस्टॉलमेंट के अंदर 2,000 रुपए का क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट। तो मेरा जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया वो कितना हो गया मेरा, 8,000। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 10,000 रुपए मैं दे रहा हूँ, दो पोर्शन हो गए, 8,000 हो गया प्रिंसिपल, 2,000 हो गया मेरा इंटरेस्ट। तो 8,000 तो जो प्रिंसिपल है उससे क्या रिड्यूस होगी, लाइबिलिटी। 2,000 से क्या रिड्यूस होगी, मेरी कैपिटल। और टोटल 10,000 मेरी पॉकेट से जो गया उससे क्या रिड्यूस हो गया, कैश। ठीक है, देखो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो उसमें। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो उसमें। चलिए जी, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 पॉइंट समझते हैं जी। देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 48,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 एंड 1/3%। हमने सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 एंड 1/3। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं बच्चे, 100/3 आ जाता है। इसका मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ, 1/3 होता है। 3/4 पेमेंट मुझे कैसे मिल गई जी, कैश में मिल गई है। 3/4 पेमेंट हमें कैसे मिली है, कैश में मिली है। इसको सॉल्व करते हैं पूरी वर्किंग को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशन वाले पॉइंट आपके पास जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गुड्स की कॉस्ट थी मेरे पास 48,000, इसका 1/3 मैंने प्रॉफिट में सेल किया, तो प्रॉफिट आया 16,000, ऐड करा 64,000 पे आ गए। ठीक है, अब इस 64,000 में से 3/4 पेमेंट मुझे कैश में मिल गई, तो इसके बच्चे दो हिस्से कर लेते हैं हम, 3/4 और 1/4। 64,000 का 3/4 आ गया 48,000 और 1/4 आ गया 16,000। ठीक है, 48,000 का गुड्स थे, इतने मैंने प्रॉफिट में प्लस किए, सेल किए। इसका 3/4, ये 3/4 कैसे आया, 64,000 का 3/4 तो मुझे कैश में मिल गया और 64,000 का 1/4 उधार हो गया। ये या तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करके भी 16,000 फाइंड आउट कर सकते हैं या इसका 1/4 भी निकाल सकते हैं। तो बच्चे मेरे पास से आप समझेंगे, गुड्स कितने के रिड्यूस हो गए, 48,000 के। 16,000 जो प्रॉफिट था ये मेरा कैपिटल में क्या हो गया, प्लस। ये पेमेंट मुझे कैश में मिली तो ये कैश में क्या हो जाएगी, प्लस। ये उधार बेचा, जिसको उधार बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर। ये डेटर में प्लस। देखो किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इसके चार एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, चार जगह जाएगा बट टोटल इक्वली आने वाला है। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर समझा दो आप। देखो मानवी क्या कह यस रहा है, सर। गुड्स की कॉस्ट थी बच्चे, यहाँ क्वेश्चन में देखो, गुड्स की कॉस्ट थी 48,000, 33% प्रॉफिट पे बेचा, 33 मतलब 1/3, इसका 1/3 निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस करा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस करा, सेल्स प्राइस आ गया। अब सेल्स प्राइस मेरा आया बच्चे 64,000, ये मेरा सेल्स प्राइस आया। इस सेल्स प्राइस का इसका 3/4 पेमेंट मुझे कैश में मिल गई,
तो 64,000 का 3/4 तो मुझे कैश में मिल गया, रिमेनिंग पोर्शन क्रेडिट पे हो गया। तो जो क्रेडिट पे हो गया वो मेरा डेटर में प्लस हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, 18 पे आते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 sold at a loss of 5%, out of which 12,000 received in cash। अब गुड्स की कॉस्ट थी 20,000, 5% क्या हो गया मेरा लॉस, जिसमें से 12,000 मुझे कितने मिल गए, कैश में मिल भी गए। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 18, 20,000 ये तो मेरी गुड्स की क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस, 5% लॉस, लॉस होने से हमने सामान सस्ता बेचा, कितने में बेचा, 19,000 में बेचा। अब आउट ऑफ दिस 19,000, 12,000 मुझे कैश में रिसीव हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया ना, उधार हो गया। वैसे ही ऊपर वाला ही सेम पॉइंट है, बट उसमें प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉस की बात कर रहा है। तो मेरे पास से अब ध्यान से देखेंगे, गुड्स कितने के रिड्यूस हो गए, 20,000 के, 1,000 का लॉस हुआ तो कैपिटल रिड्यूस हो गई, 12,000 कैश में आया तो कैश प्लस हो गया, और ये मेरा 7,000 डेटर में प्लस हो गया। ठीक है, देखो सभी बच्चों को समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर, आगे आते हैं जी। यस सर। ठीक है, गुड। 19 में इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। बच्चे फ्रेश कैपिटल लिखा हो, एडिशनल कैपिटल लिखा हो, एक ही बात है, हमने बिजनेस में और पैसा इंट्रोड्यूस किया। तो बिजनेस में जब आप पैसा डालते हैं तो कैश में प्लस होता है और कैपिटल में भी प्लस होता है। ठीक है, 20th, पेड रेंट 4,000 इंक्लूडिंग 1,000 एज एडवांस। मेरी जेब से टोटल पैसा खर्च हुआ जी 4,000, टोटल पैसा गया 4,000, आउट ऑफ दिस 4,000 1,000 तो क्या है हमारा एडवांस है जी, तो टोटल पैसा दिया 4, 1,000 एडवांस हो गया। तो एडवांस होता है एसेट्स। देखो 4,000 में से 1,000 एडवांस है, तो 3,000 तो एक्सपेंस हो गया मेरा, तो 4,000 कैश में से माइनस 1,000 प्लस हो जाएगा एसेट्स में, प्रीपेड में। 3,000 जो मेरा एक्सपेंस है वो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस, 3,000 कैपिटल में से माइनस। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस को मैं लिख भी देता हूं, ड्राइंग्स होगी, तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। लाइफ इंश्योरेंस ओनर की पर्सनल लाइफ की हो गई, तो ड्राइंग्स कंसीडर करते हैं कैश और कैपिटल में माइनस। पेड रेंट 6,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। बच्चों देखो मैंने रेंट दिया 6,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग है 2,000, इसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा इंक्लूडिंग कि इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, सेपरेट है। हमने रेंट दिया 6,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग है 2,000, इंक्लूडिंग कहीं पे भी नहीं बोल रहा, तो टोटल मेरा एक्सपेंस हो गया 8,000। देखो कैश में से तो 6,000 गया, ठीक है, कैपिटल में से 8,000 माइनस हुआ, क्योंकि टोटल खर्चा तो 8,000 है मेरा, और लाइबिलिटी में प्लस हो गया 2,000। ठीक है, लाइबिलिटी में प्लस 2,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर एक्सेप्टेड अ बिल वर्थ ₹10,000। याद करो हमने एक पढ़ा था बिल्स पेएबल और एक बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल था उधार बेचने का प्रूफ, और बिल्स पेएबल था मेरे पास। देखो क्रेडिटर ने बिल एक्सेप्ट करा, इसका क्या मतलब होगा, ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मैंने मिस्टर ए से गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे,
तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर ए कौन हो जाएगा जी? क्रेडिटर। ठीक है, अब मिस्टर ए ने मुझसे एक पेपर साइन करा लिया, तो वो पेपर मेरे लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेएबल। तो पहले मेरे पास जो क्रेडिटर था, क्या मुझे क्रेडिटर के लिए भी पेमेंट करनी है, बिल्स पेएबल के लिए भी पेमेंट करनी है? नहीं। अगर बिल्स पेएबल एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो मैं बोलता था मेरी लायबिलिटी है क्रेडिटर, लेकिन बिल्स पेएबल एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब होता है मेरी क्रेडिटर वाली लायबिलिटी कन्वर्ट हो गई कौन सी वाली लायबिलिटी में? बिल्स पेएबल वाली लायबिलिटी में। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसका मतलब हो गया कि जब क्रेडिटर ने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करा तो जो मेरी क्रेडिटर वाली लायबिलिटी है वो हो जाएगी डिक्रीज और बिल्स पेएबल वाली लायबिलिटी हो जाएगी इंक्रीज। दोनों के दोनों इफेक्ट ये कहाँ पे आएंगे? लायबिलिटी में। हाँ जी, इतनी बात सभी को समझ में आई? जब क्रेडिटर्स बिल एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा क्रेडिटर में माइनस और बिल्स पेएबल में प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। हमने गुड्स सेल किए सोहन को, देखिए नाम आ गया तो एंट्री क्रेडिट की हो गई। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 1800। सेल्स कितने में की मैंने? 1500 में। तो प्रॉफिट में सेल किया, लॉस में? लॉस में सेल किया। ये गुड्स की कॉस्ट है, ये मैंने सेल्स प्राइस हो गई और क्रेडिट पर सेल किया। तो जिसको क्रेडिट पर सेल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेटर। तो डेटर में तो प्लस होगा, कितना प्लस होगा जी? 1500। मेरे पास से गुड्स डिक्रीज हो गए 1800 के, 300 का क्या हो गया? लॉस। ये कैपिटल में क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, देखो नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 1200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1500। बच्चे यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, हमने पढ़ा था। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? फायदा हो जाएगा। मैंने क्रेडिटर्स को देने थे 1500, मैंने दिए 1200 और रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं करना, तो ये हो गया हमारा फायदा। देखिए, तो मैंने रिमेनिंग अमाउंट तो पे नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 26 में मेरे पास क्या होगा? 1500 से तो मेरे क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, कैश मेरे पास से कितना कम होगा? 1200। और कैपिटल में कितनी प्लस होगी मेरे पास? 300। कैपिटल 300 से क्या हो जाएगी? प्लस। क्रेडिटर में इतना माइनस, हाँ जी ठीक है, इक्वल आएगा बिल्कुल ये मेरे पास। अगला, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बच्चों डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताओ क्या होता है? डेप्रिसिएशन, यस, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये मेरा क्या कहलाता है जी? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था बच्चों, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, सभी ने डिटेल में। अब डेप्रिसिएशन लग रहा है मेरा मशीन के ऊपर, तो मशीन में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा? माइनस। 28, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको ड्राइंग्स ले लेते हैं, ड्राइंग्स नहीं होगा क्योंकि कहीं पे भी पर्सनल यूज नहीं लिखा। तो कैश में सब्ट्रैक्ट होगा और एसेट्स में मोटरसाइकिल का कॉलम खुलेगा, उसमें क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, पर्सनल यूज होता तो ड्राइंग्स होता, ड्राइंग्स का हम कॉलम नहीं खोलते, कैश और कैपिटल में सब्ट्रैक्ट कर देते। क्वेश्चन नंबर 29, 51 पॉइंट्स हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए लिया जी हमने रेफ्रिजरेटर। अब इसको आप क्या कर देंगे? कैश और कैपिटल में माइनस। कैश, हाँ जी बोलो। भेज दूंगा जी, भेज दूंगा बाद में। ठीक है, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आपको, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो
राम सोल्ड इज पर्सनल कार। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देखो अभी डिफरेंट पॉइंट है जो हमने बुक में कहीं भी नहीं पढ़े। इससे पहले वाले तो फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ पढ़ रखा था, ये पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। राम सोल्ड इज पर्सनल कार फॉर 50,000 एंड डिपॉजिट द अमाउंट इनटू फर्म्स बैंक। बच्चों पर्सनल कार बेची, ठीक है, ये बिजनेस की कार नहीं थी, 50,000 की, और वो पैसा बिजनेस में डाला। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पर्सनल कार यानी कि घर में अपने पास, उसके पास घर में था कुछ, वो उसने बेचा और वो पैसा बिजनेस में डिपॉजिट करा दिया। तो इनडायरेक्टली बताया जा रहा है घर से पैसा वो लाया और बिजनेस में डाला, तो कैपिटल में प्लस होगा और कैश में प्लस होगा। बट कैश की जगह हम बैंक लिखेंगे क्योंकि उसने बिजनेस के बैंक में जमा कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, समझ आया। पर्सनल कार बेची है, बिजनेस की कार नहीं बेची, बिजनेस का एसेट्स डिक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कैश ये बैंक में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, प्लस। अगला, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, किराएदार से किराया मिला, सिंपल पॉइंट हो गया ये तो मेरा, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। नेक्स्ट पॉइंट है जी सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला टेनेंट से, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा होता है, नहीं। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो होता है जब टेनेंट घर खाली करके जाएगा तो मुझे वापस करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो मेरी क्या हो गया जी, लाइबिलिटी। तो उसने मुझे, टेनेंट ने सिक्योरिटी दी, कैश में प्लस और लाइबिलिटी में प्लस। नेक्स्ट 33, राम जो कि बिजनेस का ओनर है ट्रांसफर करता है 24,000 फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू करंट अकाउंट। ये बताओ यार आप लोग, पॉइंट ये भी सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन बच्चा बताएगा। बिल्कुल ठीक। देखो सेविंग्स अकाउंट वो होता है जो कि पर्सनल होता है, इंडिविजुअल होता है, बिजनेस का अकाउंट नहीं होता। पॉइंट नंबर 30 और पॉइंट नंबर 33 एक ही बात है, लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है बट सॉल्यूशन सेम ही है। सेविंग अकाउंट यानी कि अपना पर्सनल घर से पैसा निकाल के बिजनेस में डाला। अब ये जो करंट अकाउंट होता है, मैंने आपको बताया था, ये बिजनेस का अकाउंट होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया 33 का, कैश में प्लस, अच्छा बिजनेस के करंट अकाउंट में डाल रहा है तो बैंक में प्लस और कैपिटल में प्लस, ठीक है। देखते हैं जी नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मैंने गुड्स सेल किए, कैश में सेल किए जिसकी कॉस्ट थी 10,000, क्रेडिट में सेल किए जिसकी कॉस्ट थी 15,000 और दोनों प्रॉफिट में सेल किए, ठीक है। ये सेम पॉइंट अपने हमने टीएस गेवाल बुक में किया हुआ है। गुड्स जिसकी कॉस्ट थी मेरे पास 10,000 और क्रेडिट में बेचे जिसकी कॉस्ट थी 15,000, प्रॉफिट में सेल किए, 10,000 का 20% 2,000, 15,000 का 20% 3,000। तो इसका सेल्स प्राइस हो गया 12, इसका सेल्स प्राइस हो गया 18, ठीक है। तो अब समझेंगे बच्चे ध्यान से, ये मैंने 10 का सामान 12 में बेचा, ये 15 का सामान 18 में बेचा, तो मेरे पास से टोटल तो गुड्स रिड्यूस हो गए 25,000 के, 10 के और 15 के, टोटल 5,000 का प्रॉफिट हो गया, वो कैपिटल में प्लस हो गया, ठीक है। 12,000 मेरा कैश में प्लस हो गया, 18,000 मेरा डेटर में प्लस हो गया। वाई डेटर, बिकॉज मैंने क्रेडिट में सेव किया। तो 1 2 3 4, चार पोस्टिंग हो गई, बट मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल ही आएगी, ठीक है बच्चे। सेम पॉइंट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। एक सेकेंड बच्चे, देखो जी आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सोल्ड गुड्स टू दीपिका फॉर ₹10,000 एंड रिसीव्ड द बिल्स रिसीवेबल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर क्वेश्चन इतना ही होता सोल्ड गुड्स टू दीपिका, तो मैंने क्रेडिट पर सेल करे, गुड्स में से माइनस हो जाता और डेटर में प्लस हो जाता।
बट अभी क्या है, मैंने दीपिका को सेल करा और उससे बिल्स रिसीवेबल ले लिया, तो इंस्टेड ऑफ डेटर, ये दीपिका तो मेरी है डेटर, बट मुझे अब डेटर में प्लस नहीं करना, मुझे किस में प्लस करना है, बिल्स रिसीवेबल में प्लस करना है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, गुड्स में माइनस और बिल्स रिसीवेबल में प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग 500, सेल्स प्राइस 700। गुड्स, आग लगी जी, सामान जल गया, कॉस्ट 500 थी, सेल्स प्राइस 700 थी। एक तो मुझे प्राइस यही पिक करना है। अब गुड्स जल गए, नुकसान हो गया, तो किस चीज का नुकसान हुआ जी, गुड्स का। गुड्स में से माइनस एंड कैपिटल में से माइनस। ठीक है, 37। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, नाम लिखा है, सोहन से खरीदा, तो उधार खरीदा, जिससे उधार खरीदते हैं बच्चे उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो यानी कि लायबिलिटी। हाँ जी बोलो। बच्चे टोटल किसने बोला है, मैंने तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोला, सुनो मेरी बात, 500 यूज करेंगे, 700 यूज ही नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, मेरा अपना सामान नुकसान हुआ तो मुझे तो कॉस्ट प्राइस पे ही पड़ेगा ना। 700 तो आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, इसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी मान्य बच्चे आप बोलो। बच्चे एक वर्ड हमने पढ़ा था, देखो मैसेज, ये मैसेज मतलब नाम यूज होता है बिजनेस के नेम के आगे, जैसे मिस्टर मिसेस बोलते हैं, तो जो बिजनेस का नेम होता है ना उसके आगे मैसर्स लगाते हैं, मैसर्स सक्सेस पॉइंट, मैसर्स एसबीआई। ठीक है बच्चे। उनके केस में मतलब, हाँ तो यहाँ पे आप मैसेज लगा सकते हैं, मैसर सोहन एंड कंपनी, इस तरह से नाम लिखा जा सकता है, मैसर सोहन एंड कंपनी, सोहन एंड फार्म। मैसर्स वर्ड लगाने या नहीं लगाने से हमारे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे, 37 पे। मैंने गुड्स परचेज किए जी सोहन से, क्रेडिट पर परचेज किए, तो एक तो मेरे पास गुड्स में प्लस हो जाएगा, और दूसरा क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी में भी क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, आगे आते हैं। 38। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5000 फॉर 7000, बहुत सिंपल सा है। हमने गुड्स सेल किए जिनकी कॉस्ट थी 5000, कितने में सेल किए, 7000 में, कैश में बेचा है। तो मेरे पास से एक तो गुड्स चले गए जी, कितने के, 5000 के, कैश आ गया, कितना, 7000 कैश आया, क्योंकि मैंने 5 का सामान साथ में बेचा, और 2000 का प्रॉफिट हुआ, तो 2000 का जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, नेक्स्ट 39। रिसीव 4400 फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड 600। बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटर से मुझे 4400 मिल रहे हैं और मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ करा है 600 का, तो मेरा डेटर से जो टोटल हिसाब हुआ वो हुआ 4400 प्लस 600। डेटर से जो मेरा टोटल हिसाब हुआ वो हुआ 5000 का। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मुझे डेटर से लेने थे 5000, मिले 4400, 600 हमने छोड़ दिए, 600 मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, तो 4400 मुझे मिला, इससे मेरा क्या इंक्रीज हो गया, कैश। ये मैंने डिस्काउंट अलाउड कर दिया तो कैपिटल में माइनस, मेरा टोटल डेटर कितने के डिक्रीज हो गए, 5000 के।
बच्चे इसमें क्या करते हैं, 4400 में से 600 माइनस कर देते हैं, उसमें से माइनस नहीं होगा वो, ठीक है। टोटल टोटल 5000 की बात है। अगला, परचेज अ बिल्डिंग वर्थ ₹5 लाख बाय टेकिंग अ लोन ऑफ ₹3 लाख। हमने बिल्डिंग ली जी 5 लाख की, 5 लाख की बिल्डिंग कैसे ली, इसमें से लोन ले लिया मैंने कितने का, 3 लाख रुपए का। तो बच्चे मेरी बिल्डिंग कितने की इंक्रीज हो गई, 5 लाख रुपीस की। 3 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, तो 3 लाख रुपए की मेरी क्या इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी। और 2 लाख रुपीस मैंने घर से कैश में दिए होंगे, तो कैश डिक्रीज हो गया, ठीक है। दोबारा समझो, 5 की बिल्डिंग ली मैंने 5 लाख रुपीस की, 3 लाख रुपीस तो मैंने लोन से दिए, तो ऑब्वियस ही बात है ना 2 लाख अपने पास से दिए होंगे, तो 5 लाख से बिल्डिंग मेरी इंक्रीज हो गई, 3 लाख से लोन इंक्रीज हो गया, और 2 लाख से कैश डिक्रीज हो गया, ठीक है बच्चे।